31 दिसंबर 1999 में टेररिस्ट ने IC-814 फ्लाइट को अफगानिस्तान के कंधार में हाईजैक कर लिया था, क्योंकि वो लोग मसूद अजहर और उसके दो और साथियों को रिलीज कराना चाहते थे इंडिया से। जब इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने मसूद अजहर को रिलीज कर दिया अफगानिस्तान में। और जब मसूद अजहर अफगानिस्तान से पाकिस्तान गया तो ISI ने उसका ग्रैंड वेलकम किया और एक रैली निकाली गई पाकिस्तान में मसूद अजहर के रिलीज को सेलिब्रेट करने के लिए, जिसमें लगभग 10,000 लोग शामिल हुए थे। और उसी रैली में मसूद अजहर ने जैसे मोहम्मद को लॉन्च किया और उसने कहा कि यह ग्रुप कश्मीर को इंडिया से अलग करेगा। और 4 से 5 साल मसूद अजहर ने इस ग्रुप में कश्मीरी पीपल्स को ऐड किया और इनके साथ ही अपना काम शुरू किया, ताकि कोई शक न कर पाए कि यह सभी अटैक पाकिस्तान से किए जा रहे हैं। और मसूद अजहर यह सब पाकिस्तान से हैंडल कर रहा था। और 2015 में एक अलग चीज हुआ। जो भी जैसे मोहम्मद के कमांडर थे वो लोग छिपकर रहते थे, लो प्रोफाइल रहते थे, लेकिन उस समय पर एक मिलिटेंट बुरहान वानी था और वह काफी पॉपुलर था, बिकॉज वह सोशल मीडिया को अपने एडवर्टीजमेंट के रूप में यूज करता था। जैसे अपने अपकमिंग मिशन के बारे में पोस्ट करता था, अपने अटैक के कुछ पहले पोस्ट करता था। और यह पोस्टर बॉय बन चुका था यंग यूथ में, और यह यंग यूथ को अट्रैक्ट कर रहा था मिलिटेंसी ज्वाइन करने के लिए। और बुरहान वानी का इस तरीके का काम करना मसूद अजहर को बहुत पसंद आ रहा था। और अजहर ने बुरहान वानी के साथ प्लान बनाने को सोचा, बट उससे पहले ही 8 जुलाई 2016 में बुरहान वानी को इंडियन फोर्सेस ने मार गिराया, जिसके चलते इंडियन फोर्सेस को काफी मासिव प्रोटेस्ट फेस करना पड़ा पूरे कश्मीर वैली में। और इसी बीच मसूद अजहर ने बहुत से अटैक किया इंडिया पर, जैसे मोहम्मद के हेल्प से, लाइक 2001 का इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 2008 का मुंबई अटैक, ऐसे बहुत सारे अटैक। और दूसरी तरफ आदिल अहमद दार, यह नाम याद रखना, यह वही है जिसने CRPF कॉन्वॉय पर अटैक किया था। तो यह पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के गोंडी बाग में रहता था और जब यह क्लास 10th में था तब से ही यह सिक्योरिटी फोर्सेस के रेडार में था। इसे बहुत बार पुलिस ने अरेस्ट किया और बाद में छोड़ देते थे स्टोन पेटिंग के लिए। ऐसे ही एक बार पुलिस वालों ने इसके पैर में गोली मार दी थी जब यह हाजीबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी के डेथ के बाद प्रोटेस्ट कर रहा था। और आदिल अहमद दार के फादर एक छोटे से शॉप चलाते थे काकापोरा में, और जब आदिल के पैर में गोली लग गई थी तो वह बेड रेस्ट पर चला गया था, जिसके चलते उसकी स्टडी छूट गई थी। और तब उसने हाजीबुल मुजाहिदीन ज्वाइन कर लिया। हाजीबुल मुजाहिदीन भी इंडियन फोर्सेस के अगेंस्ट काम करता है। और पैसे की दिक्कत होने पर आदिल ने घर चलाने के लिए अपने पड़ोस में ही 100 मिल में काम करने लगा। और ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद आदिल कहीं पे चला गया तो उसके फादर ने पुलिस में कंप्लेन फाइल किया कि आदिल मिसिंग है। बट कुछ समय बाद आदिल के फोटोज वायरल होने लगे सोशल मीडिया पर। AK-40 गन आदिल ने पकड़ा हुआ था और जैसे मोहम्मद को ज्वाइन कर लिया था। आदिल को एक कोड नेम भी दिया गया था, वकास, और तब मिलिट्री ने इसे मिलिटेंट ग्रेड C में रखा था। इसका मतलब होता है कि यह कम खतरनाक है और जो A और B वाले हैं इससे ज्यादा खतरनाक है। बट किसे पता था कि यह C ग्रेड वाला मिलिटेंट सबसे बड़ा अटैक करने वाला है। जैसे मोहम्मद के लीडर्स जो भी नए लोग जैसे मोहम्मद ज्वाइन करते थे उन्हें अपने कार्डर्स भेजते थे ट्रेनिंग करने के लिए। और मसूद अजहर के 6 ट्रस्टेड लोग थे ड्यूरिंग पुलवामा अटैक प्लानिंग के। तो पहला अब्दुल रशीद गाजी, जिसे कमरान के नाम से भी जानते हैं, यह मसूद अजहर का बहुत करीबी था। इसे मसूद अजहर ने पाकिस्तान से इंडिया भेजा था अपने 2 भतीजे तला और उस्मान का बदला लेने के लिए, जिन्हें इंडियन फोर्सेस ने 2017 और 18 में मारा था। और वहीं मसूद अजहर का दूसरा भतीजा उस्मान एक स्नाइपर था जिसने इंडियन फोर्सेस के जवान जो मोबाइल चला रहे थे रात के समय में, उनके मोबाइल के लाइट को देखकर शूट कर दिया था। बट इसे एक इनकाउंटर में इंडियन फोर्सेस ने मार डाला था 2018 में। और कमरान ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड किया साउथ कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स का, मींस OGWs का। तो यह OGWs कैसे काम करते हैं? तो जो लोग आर्मी वालों से फेस टू फेस फाइट नहीं करना चाहते हैं उन्हें OGW कहते हैं। इनका काम होता है शेल्टर प्रोवाइड कराना, व्हीकल्स प्रोवाइड कराना, इंडियन फोर्सेस के मूवमेंट को बताना, ऐसे काम करते हैं OGW। और जैसे मोहम्मद अपने OGW में मेनली शॉपकीपर को ही शामिल करते हैं या ऐसा कोई जो आसानी से इंफॉर्मेशन गैदर कर सके और जैसे मोहम्मद को वो इंफॉर्मेशन दे सके। और दूसरा ट्रस्टेड आदमी था आदिल अहमद दार, बिकॉज मसूद
अजहर ने आदिल का कोरेज देखा और उसका नफरत देखा इंडियन फोर्सेस के लिए। तीसरा था मुदस्सिर खान, लोकल कमांडर और लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर था जैसे मोहम्मद के लिए साउथ कश्मीर में, और इसने ही व्हीकल्स और एक्सप्लोजिव का अरेंज करने में मदद किया था अटैक के लिए, और यह 2019 में एक इनकाउंटर में मारा गया। और चौथा था मोहम्मद उमर फारूक जो मसूद अजहर का भतीजा था, और इससे मसूद अजहर ने 2018 में इंडिया भेजा था एक्सप्लोजिव खरीदना और पुलवामा में अटैक के लिए प्लान बनाना, और अपने ग्रुप का हेड यही था। और उमर को इंडियन फोर्सेस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के द्वारा अक्टूबर 2019 में मार डाला। और 5 और 6 थे राइस अहमद दरान और सज्जाद भट्ट। ये लोग जैसे मोहम्मद के OGW थे। सज्जाद भट्ट ने बहुत मदद करी थी अटैक में, जैसे व्हीकल को खरीदने में और मॉडिफाई करने में। और सज्जाद भट्ट का नाम याद रखना क्योंकि इसका बहुत बड़ा हाथ था अटैक में। बट क्वेश्चन यह है कि इन्होंने इतना ज्यादा मिलिट्री ग्रेड RDX लाया कहां से? तो इन लोगों ने यह मिलिट्री ग्रेड RDX बॉर्डर के उस पार से स्मगल करके ला रहे थे। जैसे जो भी मिलिटेंट बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे वो लोग लगभग 25 kg RDX अपने साथ स्मगल कर ला रहे थे, और अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम पाउडर को शहर के छोटे छोटे हिस्से से खरीद कर एक जगह पर जमा कर रहे थे अटैक के लिए। और लगभग 500 से अधिक जेलेटिन स्टिक्स भी बनाए थे। जेलेटिन स्टिक्स भी एक एक्सप्लोजिव आइटम है, और अमोनियम नाइट्रेट लगभग 70 kg के करीब था। और फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार RDX को बॉम्ब में मिला दिया था टेररिस्ट ने, ताकि जो इसका इम्पैक्ट हो और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। और अटैक के टाइम तक इन्होंने 300 kg एक्सप्लोजिव मटेरियल जमा कर लिया था। तो आखिर 2500 CRPF जवान जम्मू चानी रम्मा कैंप में क्या कर रहे थे? जबकि चानी रम्मा कैंप की कैपेसिटी 1000 सोल्जर्स की थी। तो मौसम खराब होने के वजह से जो जवान पहले अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने आने वाले थे उन्हें रुकना पड़ा। ऐसे ही करते करते 2500 जवान जमा हो गए थे। तो CRPF ऑफिसर्स ने 5 फरवरी को जम्मू से श्रीनगर जाने का प्लान बनाया, बट बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होने की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH44 को क्लोज कर दिया गया था। ऐसे ही और ज्यादा CRPF जवान जमा होने लगे। तब उन्होंने 14 फरवरी को एक कॉन्वे निकालने का प्लान बनाया, और वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद उमर फारूक एक गाड़ी लाने में लग गया, और उसने अपने OGW सज्जाद भट्ट से गाड़ी का इंतजाम करने को कहा। तो उसने एक कार का इंतजाम किया, और उस कार का मॉडल था मारुति सुजुकी इको, व्हाइट कलर की कार थी, और उस कार का नंबर था JK03E2000, और इस कार का रजिस्टर्ड ओनर था मोह जावेद अहमद, और इस कार को कई बार बेचा और खरीदा गया था। तो सज्जाद भट्ट ने यह कार ऑर्गेनाइज किया अटैक के लिए, और इस कार को मॉडिफाई किया, और इस कार को OGW के द्वारा प्रोवाइड हाउस में छुपा कर रखा था। और इस कार को मॉडिफाई करने के लिए अपने एक OGW को बुलाया। साकिर कासिर जो एक कारपेंटर था उसने मॉडिफाई किया कार को, जैसे रियर सीट को रिमूव करके एक रूम जैसा बना दिया, और इस कार में अप्रोक्सीमेटली 300 kg एक्सप्लोजिव मटेरियल्स को लोड किया गया, जिसमें RDX, अमोनियम नाइट्रेट, PETN ये सब एक्सप्लोजिव मटेरियल थे। और यह मटेरियल इनफ थे CRPF बसेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ अटैक के 2 दिन पहले जैसे मोहम्मद ने अफगानिस्तान में से एक कार बॉम्बिंग का वीडियो अपलोड किया और एक इनपुट भी दिया सिमिलर अटैक का कश्मीर में, और इसे लेकर 11 इनपुट्स दे दिए थे उन्होंने अटैक का, बट सबने इसे इग्नोर किया। और इतने इनपुट्स के बाद भी सोल्जर्स को एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया, जबकि सोल्जर्स ने एयरलिफ्ट के लिए कहा था बट उन्हें मना कर दिया गया। और कॉन्वॉय को निकालने के लिए 78 व्हीकल्स को रेडी किया जाने लगा, बट कॉन्वॉय के निकलने से पहले आरओपी की टीम जाती है रोड का जांच करने के लिए कि कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं। तो आरओपी की टीम ने टोटल 10 पॉइंट्स पर पोजीशन ले लिया। वहीं ASI मोहनलाल ने लाडू मोड़ जो 272.2 माइलस्टोन की दूरी पर था वहां पर पोजीशन ले लिया। वहीं साकिर बशीर जो एक शॉपकीपर था और जैसे मोहम्मद का OGW था, उसने जब आरओपी की टीम को देखा रोड चेक करते हुए तो वो समझ गया कि आज CRPF की कॉन्वॉय निकलने वाली है। तो उसने आदिल और जैसे मोहम्मद के कमांडर्स को कॉल करके बता दिया कि आज कॉन्वॉय निकलने वाला है, तो तैयार
तैयार रहना और दूसरी तरफ कार को इन्होंने एक्सप्लोजिव मटेरियल से लोड करके रेडी कर दिया था। फिर बाद में शाकिर ने आदिल को गाइड किया वो कैसे लेथपुरा के पास पोजीशन ले सकता है। तो कॉन्वॉय को रेडी किया गया चानी रमा से श्रीनगर जाने के लिए और जिन जवान की ड्यूटी श्रीनगर से पहले थी वो लोग अपने कैंप के पास उतर जा रहे थे। तो 3:30 AM पर कॉन्वॉय निकला 2547 CRPF जवान को लेकर NH-44 हाईवे से और जो बस नंबर 5 था जिस पर आगे चलकर अटैक होने वाला था उसमें 76th बटालियन के 39 जवान बैठे थे और बसेस ने अपना ट्रेवल शुरू किया और कॉन्वॉय के साथ लोकल व्हीकल्स भी चल रहे थे। पूरी तरह से NH-44 हाईवे पर लॉकडाउन नहीं लगा था। 3:10 PM में कॉन्वॉय लेथपुरा के पास पहुंचने वाला था। तभी आदिल अपने कार को लेकर कॉन्वॉय के बीच घुसने की कोशिश कर रहा था और जब ASI मोहनलाल ने देखा तो उन्हें इस पर शक हुआ क्योंकि यह एबनॉर्मल स्पीड से बहुत तेज चल रहा था और जिग जैग चला रहा था। तो ASI मोहनलाल ने इसे हाथ देकर रोकने का कोशिश किया बट वह नहीं रुका। तो मोहनलाल उसका पीछा करने लगे और कुछ गोलियां भी मारी ताकि रुक जाए। तब तक वो कॉन्वॉय के बीच जा पहुंचा था और उसने बस नंबर 5 में टक्कर मारी और ब्लास्ट हो गया। यह एक्सप्लोजन इतना मासिव था कि 1 किलोमीटर तक सुनाई दिया और आप इस बस की फोटोज से अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें बैठे CRPF जवान का क्या हाल हुआ होगा। तो 39 CRPF जवानों के साथ ASI मोहनलाल भी इस अटैक में शहीद हो गए और बहुत से जवान इंजर्ड हो गए थे। और मैं एग्जैक्ट टाइम और लोकेशन की बात करूं तो 3:15 PM में लेथपुरा में यह अटैक बस नंबर 5 पर हुआ था और 3:30 PM से 4 PM के बीच रेस्क्यू टीम आई। लोकल पीपल्स और सिक्योरिटी रीजनल्स उस जगह पर पहुंचे। इंडियन आर्मी CRPF लोकल पुलिस वाले पहुंचे। इंजर्ड जवान को श्रीनगर आर्मी बेस हॉस्पिटल में ले गए। फॉरेंसिक टीम पहुंची और ब्लास्ट रेसिड्यूज और व्हीकल्स के पार्ट को कलेक्ट करने लगे। 4:30 PM में जैसे मोहम्मद ने आदिल की एक वीडियो रिलीज करी कश्मीर के एक लोकल न्यूज चैनल पर और अपने टेलीग्राम से। तो आज के वीडियो को इतना ही और मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद।